और लाठी तो हम मान सकते हैं कि इस प्रकार से लाठी मारी जाए, इस प्रकार से मारी जाए, परंतु ये जो एंगल था लाठियों मारने का, गलत तरीके से गलत जगह मारना चाह रहे थे कि जब हम जेल से बाहर आए तो वीडियो फुटेज हमने कुछ देखे, तो उसमें पुलिस वाले कई जगह पत्थर मार रहे हैं। कई पुलिस वालों के हाथ में भी पत्थर है। उन सब विषय पर जाँच हो। पुलिस वालों के हाथ में भी हमने पत्थर देखे हैं और पुलिस वालों को हमारे पास वीडियो भी जिसमें पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। कहाँ से शुरुआती जाँच का विषय है, अब हम पे मुकदमे चल रहे हैं। आपने हम पे 307 जैसी संगीन धाराएँ लगाई है, आप मर्डर जैसी धाराएँ लगाई है। सरकार किसी बड़े सफेदपोश को बचाना चाहती है, सरकार किसी बड़े भ्रष्ट अधिकारी को बचाना चाहती है, सरकार अपने लोगों को बचाना चाहती है। ये तो इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है फिर। अगर नीयत साफ है तो आप जाँच के आदेश दीजिए। आपके ही पार्टी के लोग, भाजपा के लोग राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और आप विधानसभा के अंदर या बाहर सड़कों पर आप रोज सीबीआई जांच के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोगों को अलग-अलग पकड़कर, अलग-अलग गाड़ियों में ले जाकर थप्पड़ मारे गए उन्हें। गुस्सा तो वही था, थप्पड़ मारेगी कि बॉबी का साथ दोगे, ऐसा करोगे, वो करोगे। मम्मी ने तो खाना खाना ही छोड़ जाता है 1 हफ्ते तक, और जो पापा थे तो मेरे यहीं थे, जेल के चक्कर काटे, मिलने नहीं दे रहे थे उन्हें। इस समय हम देहरादून के गांधी पार्क में मौजूद हैं और आज एक बार फिर बेरोजगार संघ के कार्यकर्ता और बेरोजगार युवा आज यहाँ पर दोबारा एकत्रित हुए हैं। इसको प्रशासन ने धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी आज दोबारा यहाँ पर युवा पहुँचे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर युवा मुखर रहे हैं। 9 तारीख के बाद से जो जिस तरीके से देखा जा रहा था कि ये आवाज़ उठेगी और पूरे देश में यूकेएसएससी और यूकेपीएससी को लेकर आवाज़ कोने कोने तक पहुंची और उसमें एक जिसे कह सकते हैं हीरो निकल कर आए, वो थे बॉबी पवार, जो युवाओं की आशा बन चुके हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। साथ में और युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें कहा है कि सीबीआई इंक्वायरी की अभी ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हम इंक्वायरी कराएंगे। इसको लेकर अभी मौजूदा क्या हालात हैं, युवाओं से यहाँ पे बातचीत करते हैं और क्या कह रहे हैं वो। पहले बॉबी पवार से शुरू करेंगे। बॉबी, आज करीब 2 हफ्ते के बाद आज लोग दोबारा गांधी पार्क में आए हैं। इसे प्रशासन ने प्रतिबंधित कर रखा है, तो अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सीबीआई इंक्वायरी की तो मांग है ही, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं कि हम इंक्वायरी करा देंगे सिटिंग जज से, तो भरोसा नहीं? देखिए, मांगे तो हमारी सारी पहले से तय है। हम जिन मांगों को लेकर आंदोलनरत थे, अभी भी हम उन मांगों को लेकर आंदोलनरत है और आगे भी रहेंगे जब तक मांगे नहीं मानी जाती है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमने 8 तारीख को सत्याग्रह शुरू किया था, गांधीवादी तरीके से चल रहा था। दिन में 1000-1500 लोग आए थे 8 तारीख को, बिल्कुल अच्छी तरह संपन्न हुआ और रात को फिर यहाँ पर 70-80 लोग रुके हुए थे। परंतु यहाँ की पुलिस रात को 12 बजे तकरीबन आती है और यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारी बहनों को भी यहाँ से उठाती है, हम पर भी लाठियाँ बांधकर हमें उठाती है। तो वो जो घटना थी, उस घटना को देखकर जो 9 तारीख का जो सारा प्रकरण हुआ, 9 तारीख को जो आक्रोश जो सड़कों पर आया, तो वो आना लाजमी था। क्योंकि जिस प्रकार से गलत तरीके से लाठीचार्ज हुआ, और लाठी तो हम मान सकते हैं कि इस प्रकार से लाठी मारी जाए, इस प्रकार से मारी जाए, परंतु ये जो एंगल था लाठियों मारने का, गलत तरीके से गलत जगह मारना चाह रहे थे। तो उससे जो आक्रोशित भीड़ थी वो वास्तव में 9 तारीख को सड़कों पर आई और उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करा। अब सरकार कहती है, प्रशासन कहता है कि 9 तारीख को जो घटनाएं हुई है उसके लिए बेरोजगार संघ जिम्मेदार है, उसके लिए ये बेरोजगार युवा जिम्मेदार है, या बॉबी पवार जिम्मेदार है, या ये युवा जिम्मेदार है। उसके लिए हम शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, हमने शासन प्रशासन को लिख भी दिया है कि पूरे घटनाक्रम की अच्छे से जांच हो और वो जांच 8 तारीख से हो। जो 9 तारीख को घटना हुई, उस घटना के पीछे, उस घटना का सबसे बड़ा कारण क्या है, उसके सबसे पहले उसकी जांच हो, क्योंकि 8 तारीख का जुआ सारा कारण तो वही है। तो इसलिए हम तो लिखा, और जो उसमें दोषी पाए जाते हैं, जो पुलिस चिन्हित करती है, उन पर कार्रवाई हो, जो उनकी सज़ा का प्रावधान है वो सज़ा हो। परंतु हमने उस दौरान हमें जेल ले जाया गया और जेल यात्रा आने के बाद हमें सशर्त जमानतें दी गई। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुझे लगता है कि ये अधिकारों को कम करना या हमारे अधिकारों को दबाना, ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम जेल से बाहर आए तो वीडियो फुटेज हमने कुछ देखे, तो उसमें पुलिस वाले कई जगह पत्थर मार रहे हैं, कई पुलिस वालों के हाथ में भी पत्थर है। उन सब विषय पर जांच हो, उन सब बिंदुओं पर जांच हो और जांच के उपरांत ही जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आएंगी, उस पर कार्रवाई हो। परंतु अब मैं ये कहना चाहता हूँ
अब हम पे मुकदमे चल रहे हैं। आपने हम पे 307 जैसी संगीन धाराएं लगाई है, हाफ मर्डर जैसी धाराएं लगाई है। उसके पीछे कारण क्या था या किसके कहने पर आपने ये किया है? अब आप ये भी बता दीजिए, जब आपके पास आदेश नहीं था यहाँ से उठाने का, या किसने आदेश किया था? किसी बड़े 8 सफेद तारीख की अगर रात की बात जी, करें जी। तो 8 तारीख को हुआ क्या था? और कहीं न कहीं जो 8 तारीख की घटना है वो तो दबी गई, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। 9 तारीख का हम सबको पता है, लेकिन 8 तारीख को क्या हुआ था उसको बताइए? 8 तारीख की जो घटना थी, हमने 8 तारीख को पहले ही 7 तारीख को प्रशासन को इन्फॉर्म किया था कि हम यहाँ पर सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। 7 तारीख को हमारे पास वो लेटर भी है, वो रिसीविंग भी है, सब कुछ है। 8 तारीख को हम सुबह आते हैं, अपना बैनर लगाते हैं और अपना शुरू कर देते हैं। दिन में तमाम भारी संख्या में युवा जुड़ जाते हैं, 1000-1500 लोग आते हैं, अपना जो बातें हैं वो रखते हैं, अपनी जो डिमांड है उस आधार पर कुछ चीज़ें बोलते हैं। उसके बाद शाम को सभी अपने घर चले जाते हैं, परंतु रात के लिए जो रुकना चाह रहे थे वो 60, 70, 80 लोग थे। परंतु क्या हुआ कि उस दौरान जब 12 के तकरीबन बज गया था, हमने खाना खा लिया था यहीं पर, हमने अपने बिस्तर लगाए, अपने बिस्तर के अंदर बैठे हुए थे। अचानक से ही पुलिस आती है और बिल्कुल सीधे अटैक करती है हमें उठाने के लिए। फिर उठाते-उठाते वो जो हाथापाई हुई, उसमें हम गेट के सहारे बैठे हुए, तो गेट टूट जाता है और सीधे पूरी जो भीड़ है वो गांधी पार्क के अंदर हो जाती है। तो उन्होंने अंदर टारगेट कर के उठाया है, टारगेट कर के वीडियो में आपने देखी है लाठियाँ मारी है। तो वो चीज़ें जो वो घटना हुई है उसके सबके पास वीडियो है, फुटेज है, सब कुछ है। उस आधार पे जाँच हो सकती है और वही 9 तारीख की घटना का सबसे बड़ा कारण है, अगर देखा जाए। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। परंतु हम जब शांतिप्रिय तरीके से कर रहे थे आंदोलन को, तो आज दोबारा जेल से आने के बाद, ज़मानतें मिलने के बाद और इन माँगों को जब सरकार ने नहीं माना, सरकार चाहे आज ये बोले कि हम सिटिंग जज की निगरानी में चीज़ें कर रही हैं, जाँच कर रही हैं। भाई जब तुमसे कुछ माँगा और जा रहा है, तुम और क्यों थोप रहे हो? इसका मतलब सरकार किसी बड़े सफ़ेद पोश को बचाना चाहती है, सरकार किसी बड़े भ्रष्ट अधिकारी को बचाना चाहती है, सरकार अपने लोगों को बचाना चाहती है। ये तो इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है फिर। अगर नीयत साफ़ है तो आप जाँच के आदेश दीजिए। आपके ही पार्टी के लोग, भाजपा के लोग राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और आप विधानसभा के अंदर या बाहर सड़कों पर आप रोज़ सीबीआई जाँच के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप अरुणाचल में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर जो पेमा खांडू जी है वो मुख्यमंत्री है, वहाँ के छात्र आंदोलन करते हैं और वो छात्र डिमांड करते हैं कि यूकेपीएससी में वहाँ भी जो उनका पीएससी है, जो पब्लिक सर्विस उनका कमीशन है, जैसे यूकेपीएससी है ऐसा ही है। तो वहाँ पर जब लीकेज की बात सामने आई तो वहाँ पर उन्होंने कहा सीबीआई चाहिए, तो उनकी नीयत साफ थी। वो यहाँ तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर मैं सीबीआई इंक्वायरी करवाता हूँ तो उससे सीबीआई इंक्वायरी कराने के बाद परीक्षाएं जो हैं 5-6 साल और लटक जाएंगी। तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, सीएम को शायद गुमराह किया जा रहा है उनके सलाहकारों द्वारा, और जिन सलाहकारों ने उन्हें ये सलाह दी है, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे सलाहकारों का जो है भारत रत्न के लिए इनका नाम नामित होना चाहिए। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल चुनाव के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, वहाँ के सरकार ने वहाँ सीबीआई को इंक्वायरी दी, एक पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए। पुलिस कांस्टेबल के लिए तब उस प्रकरण में हिमाचल में जो सीबीआई काम कर रही थी, उन्होंने देश भर के तमाम राज्यों में छापेमारी की। उसमें उत्तराखंड, देहरादून और हरिद्वार भी था, उसमें भी छापेमारी हुई। अभी 3 महीने भी नहीं हुए, वहाँ पर 2-3 दिन पहले ही वहाँ की नई भर्तियों पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आप ये बात तो बिल्कुल सिरे से खारिज हो चुकी है कि आप कह रहे हैं कि 7-8 साल तक कुछ नहीं होगा। हिमाचल में सीबीआई जांच होने के बाद 2-3 महीने में ही प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इस बात को समझना पड़ेगा। और सत्ताएं, सरकारें गुमराह करती है युवाओं को, गुमराह करती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अभिभावकों को, जिन तक और कुछ नहीं पहुंच पाता, व्हाट्सएप के माध्यम से वो चीज़ें पहुंचाती है। कहीं कि ना ऐसा कहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है कि एक तरफ तो छात्रों को दबाने के लिए या तोड़ने के लिए प्रयास किए गए, दूसरा जो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या अभिभावकों तक ऐसे मैसेजेस पहुंचाए गए कि जो बच्चे कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं बॉबी का साथ देके? देखिए बिल्कुल पहुंचाए गए हैं। और 8 तारीख को मैं ये भी बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे लोगों को अलग-अलग पकड़कर, अलग-अलग गाड़ियों में ले जाकर थप्पड़ मारे गए उन्हें। गुस्सा तो वही था, थप्पड़ मारेंगे कि बॉबी का साथ दोगे, ऐसा करोगे, वो चीज़ें हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो हमारे जो अभिभावक गाँव में है, जो शायद किसी संगठन, पार्टियों से जुड़े हैं, उन तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पहुँचाया जाता है कि बॉबी करोड़पति है, उनके पास ऐसी गाड़ियाँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं, बॉबी कांग्रेस से मिला हुआ है, बॉबी दूसरे उस चीज़ से मिला है। मैं तो सरकार को खुली चुनौती देता हूँ। सरकार को खुली चुनौती है, तुम्हारे पास सारी जाँच एजेंसियाँ हैं, तुम्हारे पास पूरी मशीनरी है,
आप एक एक पहलू की जांच करके देख लीजिए, निकल कर आएगा। अगर दोषी पाए जाएंगे तो जो सजा का प्रावधान होगा हमें दे, परंतु इनके पास गुमराह करने के अलावा कुछ चीजें ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। जब तक उत्तराखंड के जनमानस ने, उत्तराखंड के युवाओं ने, उत्तराखंड के अभिभावकों ने इनकी जो ये चाल है, जिस चाल में ये लोगों को फंसाते हैं, जो ये जाल बिछाते हैं, इसको नहीं समझा, तब तक यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती। व्यवस्था का मतलब मेरा यह है कि जो व्यवस्था ऐसे भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार है, जो कैंसर की तरह पूरा ये फैल चुका है, पूरे उत्तराखंड को अपने इस चुंगल में फंसा रखा है, ये व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं और इसी व्यवस्था को हम सही करने की बात कर रहे हैं। इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। पहले भी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है, आगे भी ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। हमने कुछ लोगों को परिणाम भी इसके दिए हैं। हमने अगर कोई मुद्दे उठाए, उन मुद्दों को, कई मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाया है और तकरीबन आज अगर जेलों के सलाखों के पीछे देखे तो 56-57 लोग, 58 लोग यूकेएसएससी मामले में और 22-25 लोग यूकेपीएससी के मामले में अंदर हो गए हैं। तो किसका परिणाम है? वो इन छात्रों के संघर्षों का परिणाम है, वो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के संघर्षों का परिणाम है। अगर आप 9 तारीख की बात करें, 8 तारीख के बाद 9 तारीख की, जिस तरीके से छात्रों का हुजूम सड़कों पर आया, पत्थरबाजी कहाँ से शुरू हुई? मतलब क्या वो एक ट्रिगर पॉइंट था? आपको लगता है कि पत्थरबाजी वहां से शुरू हो गई? पुलिस अपना बयान दे रही है, जो पत्थरबाज थे वो अभी प्रॉपर तरीके से चिन्हित नहीं हुए। हालांकि फुटेजेस में दिख रहे हैं, सर्कल बनाया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार संघ के लोग थे, कुछ कह रहे हैं कि उपद्रवी थे, कुछ कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए थे। आपको क्या लगता है कि ये पत्थरबाजी क्यों शुरू हुई होगी? क्योंकि उस समय तो आप मौजूद थे, बाद में आपको गिरफ्तार करके ले जाया गया, लेकिन जब आप वहां थे तो ये पत्थरबाजी कहाँ से शुरू हो गई? देखिए, इसमें वास्तव में जो देहरादून के एसएसपी हैं, उनका बयान पे आप जा सकते हैं कि उन्होंने कहा कुछ उपद्रवी थे, होंगे कुछ उपद्रवी होंगे जिन्होंने करवाया है। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खनन प्रेमी जो शासन है, उस शासन में खनन वाले पत्थर यहाँ पर कहाँ से आ गए? वो कहीं से बाहर से आए हैं। जो पत्थर का साइज था वो वही गोल पत्थर, वही गीले पत्थर, जिसमें रेत भी था। तो वो खनन प्रेमी शासन में जो खनन वाले पत्थर वो कहाँ से आए? वो सुनियोजित तरीके से कहीं से भेजे गए और हमें सूचना मिली थी। देखिए, उस दौरान बहुत अबड़ा-दबड़ी में चीज़ें हुई थी, पर सूचना मिली थी कि इस धरना के आस-पास ही 100-200 मीटर के अंतराल में किसी विशेष पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का मीट-भात वाला कार्यक्रम भी चल रहा था और शायद वहाँ से भी कुछ लोग भीड़ में शामिल हुए थे। उन पे भी हमें शक है कि उन लोगों ने शुरुआत की होगी और पुलिस वालों के हाथ में भी हमने पत्थर देखे हैं और पुलिस वालों को, हमारे पास वीडियो भी जिसमें पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। कहाँ से शुरुआत हुई, जांच का विषय है। हमने तो लिख के दे दिया कि अच्छे से जांच हो, जो दोषी पाया जाएगा। पर उस सबसे जो पत्थरबाजी हुई या जो भीड़ हुई, रोड जाम हुआ, सब कुछ हुआ। पुलिस आपको कह रही है? उन सबके पीछे कारण क्या है, ठोस कारण क्या है, उस कारण की ओर एक बार जाइए, सब स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस कह रही है बॉबी पवार ने करवाया सब कुछ। तो बॉबी पवार पे आपने 307 भी लगा दी थी। बॉबी पवार पे आपने तमाम धाराएं लगा रखी है, उन 13 युवाओं पर लगा रखी है। आप अपनी छानबीन करिए। आपने जो आइडेंटिफाई किए हैं कुछ लोग, उन पर देखिए क्या हम लोग हैं, क्या हम लोगों ने पत्थर मारे हैं। आप करिए आइडेंटिफाई, अगर मिलते हैं तो हम सजा के लिए तैयार है। परंतु जब हम बैठे हुए हैं सुबह से 10 बजे से और 3:30-4 बजे तक हमारा आंदोलन ठीक चल रहा है, परंतु जब सरकार को लग रहा है, सरकार के अंदर शासन में कुछ ऐसे लोग बिठाए हुए हैं जिन्हें पता है कि आंदोलन को कैसे कुचलना है, आंदोलन को कैसे तोड़ना है, जी, कि कैसे आंदोलन को असफल करना है। तो ऐसे लोग जब शासन के अंदर बिठाए हुए हैं, उन लोगों ने उन्हें गुरु मंत्र दिया और उस गुरु मंत्र के कारण वो चीजें हुई। तो जो भी हुआ अब सबके सामने है। परंतु आपके साथ और जो लोग जेल गए थे वो यहाँ पे क्या मौजूद हैं और कौन-कौन लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। तो आप बताइए कौन-कौन लोग थे यहाँ पर? देखिए, हमारे साथ तो 13 लोग गए थे और उसमें से कुछ लोग हैं यहाँ पर, जैसे हमारे संदीप भाई हैं, हमारे ये अमन भाई हैं और ये सब जो भी हैं 5-6 लोग तो है यहाँ पर। तो आप इनसे बात कर सकते हैं संदीप भाई से। संदीप जी, आप पहले बताइए कहाँ से हैं और आप भी कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? जेल में जाने के बाद क्या पटवारी परीक्षा आपको भी देनी थी और फिर नहीं दी, तो उसका पूरा वाक्य बताइए। अब कैसे देख रहे हैं, कैसा माहौल है घर में, कैसा सोच रहे हैं घर वाले? देखिए, मैं तो उत्तरकाशी में, मेरा नाम संदीप चौहान है जी। और मेरा पेपर था, जो पटवारी का पेपर मैंने कैंसिल किया था। हमने कहा पहले तो सीबीआई जांच कराइए, फिर हम पेपर देंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक भर्ती अगर बात हो तो हम मान सकते हैं, लेकिन यहाँ तमाम 3-4 साल
वैसे तो पहले से था, लेकिन उसके बाद आजकल जो 3-4 साल पहले उसमें कंटिन्यू पेपर बिकते गए, वहाँ से लीकेज होते, जो भी मामला है, इसमें संज्ञान बड़ी बात है। फिर उसके बाद जो नकल विरोधी कानून लाया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ धामी सरकार से, ऐसे क्या स्थिति आ गई जो प्रदेश का मुखिया जगह-जगह रैलियाँ निकाल रहा है, आभार रैलियाँ निकाले, उसमें आप खुद अपना कार्य छोड़ के उस वो अधिनियम जो लाए आप, उसको प्रचार करने आप निकले। ऐसी क्या सिचुएशन आ चुकी है इस प्रदेश में, जो आप खुद मुख्य पर उस प्रचार करने चले गए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इतिहास गवाह होता है, इतिहास दोहराया जाता है। ये एक ऐसी अधिनियम 1919 का आता है, जो पटवारी पेपर में उत्तरकाशी में एक धांधली पाई जाती है, जो लड़के ने कहा इसमें सील टूटी हुई थी, उसी पे पहला मुकदमा होता है। ठीक उसी प्रकार जब 1919 का अधिनियम आता है, फिर उसी प्रकार बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के तहत उस पे ही मुकदमा किया जा रहा है। आज वो उसी प्रकार से आज पहली बार ऐसे ही हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि अभी भी सीबीआई जाँच कराइए, और उससे से हम कुछ हमारी जो माँग है, हमें बाकी को ना राजनीति से लेना है, ना किसी से देना है, हमें अपनी पढ़ाई से मतलब है। लेकिन जो जेल की यात्रा थी, चलो वो तो हम मान ही रहे, चलो जैसा भी हुआ हमारे साथ, जो भी हुआ हम तो चलो झेल ही रहे हैं। घरवाले जो टॉर्चर करेंगे वो तो हम चलो कैसे, हम तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो आने वाला भविष्य है, उसके साथ ऐसे ना हो। इसलिए हम कहते हैं अभी भी समय है, सीबीआई जाँच का आदेश दीजिए, नहीं तो आपकी कुर्सी जो है, आने वाला टाइम में आपको बहुत जो परिणाम होगा वो आप देख लेना फिर। जेल से रिहा होने के बाद जब आप घर पहुंचे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्या घर वालों ने कहा कि किन पत्थरों में पड़ रहे हो? क्योंकि घर वाले अक्सर डरते हैं अपने बच्चों को लेकर कि किसी भी ऐसी चीज़ में ना पड़े कि करियर खराब हो जाए, केस लग जाए। और जब आप घर पहुंचे तो क्या था घर वालों का रिएक्शन? देखिए, आज तक तो हम तैयारी करते थे, घरवाले कहते थे कि चलो नौकरी नहीं लगी, तुम पढ़ नहीं रहे होंगे। लेकिन आज प्रत्येक अभिभावक का यही कहना है कि आज जो नौकरी नहीं लग रही है हमारे बच्चों की, आज जो पेपर बिक रहे हैं, हमारे पैसे नहीं है, आज वो ये कि घरवाले के चलो बेटा आपकी कोई गलती नहीं, आप तैयारी करें, लेकिन जो पेपर लीकेज हो रहे हैं या जो पेपर बेच रहे हैं, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। हमारे जो परिणाम है, जो हमने जो मेहनत करी वो तो दिख ही रहा है। फिर हमने चलो जेल की यात्रा की, ये मैं कहना चाहूँ कि घरवालों का मेरा सपोर्ट दिया। हम तो स्पष्ट कहेंगे घरवालों ने मुझे ऐसा कुछ टॉर्चर तो किया नहीं, लेकिन घरवालों का जो किया वो अच्छा किया आप लोगों ने। जेल भी हम इसलिए मुकदमे झेल रहे हैं, घरवाले साथ हैं, और मेरे साथ भाई लोगों के साथ जो हम 13 लोग हैं, पूरा उत्तराखंड हमारे साथ साथ है। ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, आज हम खड़े हैं, चाहे आगे जेल भी अगर जाना पड़ेगा फिर भी, इसलिए हम तैयार हैं। सर कट जाए पर अब हटेंगे नहीं अपनी मांगों के लेकर। हमें सीबीआई जांच चाहिए तो निष्पक्ष जांच, ऐसा नहीं कि अब एक भर्ती के लिए, जो आज तक तमाम भर्तियां जो हुई है हम उसकी सीबीआई जांच मांग कर लेकर रहेंगे। और मैं 2016 से 17 से यहाँ से कंटिन्यू तैयारी पे हूँ, और एक 2-2 नंबर से रुक रहा हूँ। तो आज में एहसास हुआ कि जो मैं किस चीज़ से रुका हूँ, क्योंकि जो भर्तियाँ हैं उसमें कम से कम 30-40% तो बिक रही भर्ती, जो नॉर्मल से भी जो बचता है। बाकी हम अगर जो आप ऐसे मुकदमे के बाद पेपर कैसे देंगे? आगे का करियर कैसे होगा? देखिए, साबित तो करें हमने किया क्या। धरना हमारा कर्तव्य है, जो हम आए अपनी मांगों लेकर, हम सीबीआई जांच के लिए बैठे हैं। आप साबित करिए, हम आगे तैयारी करते रहेंगे, हम पेपर भी निकालेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं निकालेंगे। लेकिन जो धाराएं लगी हैं, चलो उसमें जो सरकार की जो उसमें रिएक्शन है वो देख लेंगे। फिर जो हमारा जो कर्तव्य है तो हमारी पढ़ाई है, वो हम करते रहेंगे अभी। ठीक है। आप अपना नाम बताइए और किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको भी जेल जाना पड़ा अपने साथियों के साथ? और जेल जाने के बाद कैसा माहौल था? हमने इससे पहले लूसुन तोड़ेरिया से भी बात करी थी, जो जेल गए थे आपके साथ और लगातार बेरोजगार संघ के साथ मुद्दा उठाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा था आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया गया हमारे साथ। तो जेल में कैसा व्यवहार किया गया? नहीं, जेल में ठीक ही था, प्रशासन ने भी हमें ऐसा कुछ वो ऐसा करा नहीं चाहता। मेरा नाम अनिल है, और कुछ नहीं, सरकार की ये जो हरकतें हैं, आप देख ही रहे हैं, हम युवा हैं, हम पढ़े नहीं हैं, आ रखे हैं, हाँ। और हमारे साथ हमें मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं, रैलियों में जाना पड़ रहा है, और तमाम सारा सब देख ही रहा है, पूरा भारत देख रहा है। जिनके हाथों में कॉपी किताब होना चाहिए था, लाइब्रेरी में होना चाहिए था, उन्हें यहाँ सड़कों में आना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करने, और जेल तक यात्रा करनी पड़ रही है, मुकदमे लड़ने पड़ रहे हैं। अच्छी बात है, सरकार ठीक कर रही है हमारे साथ, और क्या बोलना है। तो अब घर वालों का क्या रिएक्शन है? मतलब पढ़ाई लिखाई जो कि सरकारी अफसर बनते, सरकार में खुद आते आप, और सरकार ने आपको जेल भेज दिया, तो अब किस तरीके से देख रहे हैं अपने भविष्य को? देखो, भविष्य तो अब अंधकार में डाल ही दिया है, कोई बात नहीं, घर वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट करा है, कुछ नहीं बोला है, पर यही बोला है कि तुमने अच्छा काम करा है, और आगे भी कि पढ़ाई भी करते रहो और लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जेल भी जाना पड़े तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर में कौन कौन है, कहाँ है आपका गांव, कुछ बताइए उसके बारे में। और घर वाले कैसे, क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं आप? मैं चक्रोता से हूँ, और मेरे पापा कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि काम करते हैं। ज़्यादा हो नहीं पाता है, थोड़ा बहुत ही हो पाता है, महीने के 3-4 हज़ार ही दे पाते हैं, और उसी से हमारा गुजारा चलता है, मतलब यहाँ देहरादून में किराया वगैरह सारा खाने का। और भी भाई भी हैं, जॉब में हैं भाई, और तो उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, इतना नहीं हो पाता है, फिर ऐसे ही चल रहा है थोड़ा बहुत। तो जेल जाने के बाद घर वालों को पता चला होगा कि लड़का जेल में चला गया है,
तो क्या बीती उनके ऊपर, कुछ बताया होगा उन्होंने आपको? हाँ, घर वालों ने तो देखो मम्मी ने तो खाना खाना ही छोड़ दिया था 1 हफ्ते तक, और जो पापा थे तो मेरे यहीं थे, जेल के चक्कर ये काटे, मिलने नहीं दे रहे थे उन्हें। यहाँ पे कचहरी में थे, पूरे पर 1 हफ्ते तक यहीं पे रुके हुए थे वो, और हमसे मिलने भी आए थे, बाकी और कुछ नहीं। चलिए आगे और बात करते हैं। आपका नाम बताइए क्या है, और कहाँ से हैं आप, और साथियों के साथ जेल जाना पड़ा, बॉबी का साथ दे रहे हैं, तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि बेटा बॉबी का साथ क्यों दे रहे हो, क्या पड़ा है इन सब में? सर मेरा नाम रमेश तोमर है, मैं चक्राता ब्लॉक से आता हूँ। और देखिए, ये सात सूत की बात नहीं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और घर वालों की बात, घर वाले तो अगर हम अपने हक की लड़ाई ना लड़ पाए, अपने हक के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो फिर हमारा इस धरती में और इस भारत माता की धरती में आके क्या फायदा है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन जो हमारे साथ अन्याय कर रही है, ये अन्याय पूरा भारत देख रहा है, पूरा उत्तराखंड देख रहा है, और इस अन्याय के खिलाफ हमारी आवाज तब तक बुलंद रहेगी जब तक हमारी जो मांगे है, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम लड़ते रहेंगे। किस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे आप? सर मेरा जेई का पेपर था, और आप ये सभी को पता है कि जेई के पेपर लीक हो चुके हैं, तो मेरा जेई का ही था। मैंने सरकार बोल रही है कि हम जो है नकल विरोधी कानून लेके आए हैं, सरकार प्रचार कर रही है अपना, जगह जगह युवाओं को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि कठोर से कठोर सजा मिलेगी जो नकल विरोधी में होगा। उधर नकल की जो सामने बातें आई, जब ये पटवारी पेपर हो रहा था तो उस समय सील टूटने की बात आई, इस पे सरकार ने मुकदमा भी किया। नकल विरोधी कानून में ही मुकदमा करने का प्रावधान है जो भ्रामक खबरें फैलाता है। तो ये सब माहौल को किस तरीके से देखते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर देखिए, सरकार ने नकल विरोधी कानून तो लाया, पर उसमें जो संशोधन है, जितने यहाँ उस दिन आंदोलन में थे, उन साथियों से अगर एक से भी सलाह ली होगी, और वो कानून नकल विरोधी कानून नहीं है, वो कानून है बेरोजगार विरोधी कानून। जो युवा यहाँ पढ़ रहे लिख रहे, उनके खिलाफ आप मुकदमे दर्ज करवा रहे। जो इस अपने हक की आवाज उठा रहा, वहाँ जब पेपर देने जाता है तो सील खुली मिलती है, तो अगर अपने हक की आवाज उठा रहा तो उसी पे मुकदमा कर रहे। ये कानून मतलब ये है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो फिर उसे सलाखों के पीछे डाल देंगे। तो आप पेपर दे पाए थे? मुख्यमंत्री ने कहा था कि पुलिस को बोला था कि आप पेपर दिलवाइए बच्चों को जो जेल में हैं, आपने दिया पेपर या बहिष्कार किया? सर बहिष्कार करा, हमने कोई पेपर नहीं दिया। हमने जो पहले पेपर थे हमने वो पेपर दिए। जब उसी की सीबीआई जांच जो हमारी मांगे थी, जब वही मांगे पूरी नहीं हुई, तो फिर आगे पेपर दे के क्या फायदा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक हम कोई एग्जाम नहीं देंगे। तो आज गांधी पार्क पहुंचे हैं और बॉबी भी साथ में है, तमाम आपके साथी भी साथ में हैं, तो अब आगे क्या मांग कर रहे हैं? आगे क्या होगा? किस तरीके से आप अपनी लड़ाई को बढ़ाएंगे? कैसे सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे? सर हमारी पहले भी यही मांगे थी, सीबीआई मांगे, और अब भी हमारी यही मांगे है। तो बस फिर हमारी जो मांगे है वो, उस मांगों में हम अड़े हैं और अड़े रहेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम अड़े रहेंगे। ठीक है, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं? जेल कहना तो अच्छा नहीं लगता एक युवा से पूछना जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो कि जेल में कैसा लगा, लेकिन जेल का अनुभव बताइए। जेल आपको ले जाया क्यों गया, पहली बात तो ये है। और पुलिस का क्या कहना था जब आप जेल गए, किस तरीके से बर्ताव हुआ, वहाँ कैसा माहौल था? देखिए सर, मेरा नाम अमन चौहान है और मैं मोरी से हूँ। सर पुलिस का तो सर क्या ही बताया, पुलिस ने तो व्यवहार भी हमारे साथ मतलब सही नहीं करा। हमें जब थाने में रखा गया तो वहाँ भी सही से कोई बात नहीं करता था पुलिस वाले, बस यही है। और सरकार क्या कहते हैं, नकल विरोधी कानून बनाया, वो भी मुकदमे बच्चों पे कर रहे हैं, और जिनको जेल में डालना है उनको बाहर बाहर रखा है। अंदर हाकम सिंह को डाल रखा है, और वो जेल के अंदर ये कहता है कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, सरकार अपनी चल रही है। और फिर क्या ही बताएं। घर में कौन कौन है आपके? किस तरीके से पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं आप? किस तरीके से आपका जो है घर में पिताजी क्या काम करते हैं? किस तरीके घर का खर्चा चलता है? और अब जो है इस माहौल के बाद अपने जीवन को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सरकारी नौकरियों पे अभी भी भरोसा है आपको?
जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं पिछले 8-10 महीनों में, और 9 तारीख के बाद और ज़्यादा गर्मा गई, तो अपने बारे में बताइए और किस तरीके से आगे भविष्य को देख रहे हैं? घर पे तो पापा है और एक मम्मी है जो खेती करते हैं और वहीं से ही हमारा खर्चा चल रहा है। वो गाँव भी कहाँ है आपका? गांव सर गोकुल गांव से हूँ मैं। तो खेती से ही हमारा सब खर्चा खर्चा चलता है और मेरा एक छोटा भाई है। अब हम 4 ही लोग हैं फैमिली में ना, तो उसी से चलता है। अब आगे का तो सरकारी नौकरी से तो विश्वास ही उठ चुका है। हर जो भी पेपर दे रहे धांधली, तो सरकार पे तो कुछ भरोसा रहा नहीं। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि चलो हमारा भविष्य तो इस सरकार ने बहुत बर्बाद कर ही दिया है। हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनका तो सुधरेगा। हमारे छोटे भाई बहन है या कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, तो किसी का तो सुधरेगा। तो बस यही है। ठीक है। तो तमाम युवाओं से बातचीत करने के बाद ऐसा लगता है कि इनका तो सरकारी नौकरियों पर से भरोसा उठ चुका है। जिस उम्र में इनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी, उस उम्र में इनके ऊपर मुकदमे लग गए हैं, और अभी कोर्ट केस लड़ने के बीच भविष्य को लेकर थोड़ी बहुत आशा बची है। इसके साथ साथ इनका कहना है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं या आगे आने वाली पीढ़ी है, उनकी नौकरी लगे, उनका भविष्य संवरे और सरकारी मशीनरी पे भरोसा हो सके, ये उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका कहना है। और 8 तारीख और 9 तारीख को जो घटनाएं हुई हैं, उसमें जिस तरीके से पुलिस का भी जो रोल सामने आया है, उसको लेकर भी जांच होनी चाहिए, ऐसा इन युवाओं का कहना है। आज गांधी पार्क में करीब 3 हफ्ते के बाद दोबारा एकत्रित हुए हैं और लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इनकी लड़ाई और कितनी लंबी चलती है, क्या इसमें बदलाव आता है, या फिर जो हमारा सिस्टम है वो उसी ढर्रे पे चलता रहेगा। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।